Hello everyone, welcome to my channel Academic Igno. In today's video, I will be discussing the third block. जैसा कि आपको पता है मैं ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 ऑलरेडी करवा चुकी हूँ कवर. आई होप आप लोगों ने वो देख लिए होंगे. उसमें भी जो है ब्लॉक 2 तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ब्लॉक 2 अभी तक नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसको तो देख करके ज़रूर जाइएगा. उसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा. उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके. देन ब्लॉक 3 में हम आज कवर करेंगे चैप्टर 9 to 11. So let's start without wasting much time. These questions are very important. You have to cover them for your exams. So हम 20 questions already discuss कर चुके हैं. इसमें हम 21 questions से discuss करेंगे. So the first question which you have to answer is what is the role of prebiotics and probiotics in the aquaculture. हमें जो है ना रोल बताना है प्रीबायोटिक का और प्रोबायोटिक का कि भाई प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का रोल क्या होता है. नेक्स्ट जो है ना आप पहले ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए. आपको ये डिफरेंस की फॉर्म में भी आ सकता है कि प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है. एंड दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि ये जो हमारा यूज़ है भाई प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का ये अभी भी इन्फेंसी स्टेज में क्यों है इन द एक्वाकल्चर. वाई द बेसिकली जो फार्मर्स हैं एक्वा फार्मर्स हैं जो वो इसको इतना यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं. सो लेट्स सी. पहले तो हम देख लेते हैं प्रोबायोटिक्स होते क्या हैं. So probiotics are defined as the live microorganisms when administered in appropriate doses and yields many health benefits to the host. ठीक है, ये क्या होता है ना लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हम अप्रोप्रिएट डोजेस में देते हैं ताकि हमारी जो ईल्ड है वो हेल्दी हो और जो होस्ट है उसको भी हेल्थ के बेनिफिट वगैरह हमारे मिल पाए. दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम देंगे इसमें वो हमारे होते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज, बैक्टीरियोफेज, ईस्ट, मैक्रो एल्गी एंड probiotics are administered orally as a food supplement in the feed or aqueous water route के थ्रू हम जो है देते हैं in the aquaculture process. अगर हम प्रीबायोटिक की बात करें तो सर ये प्रीबायोटिक हमारे क्या होंगे. प्रीबायोटिक्स आर द फीड इंग्रेडिएंट्स यूजुअली नॉन डाइजेस्टिबल. ये जो है नॉन डाइजेस्टिबल होंगे और फीड के ही हमारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं. ये दे आर bestowed beneficial effects to the host growth and but gut बायोटा एंड पैथोजन रेजिस्टेंस होते हैं. ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं एंड फीड कन्वर्जन में भी जो है हेल्पफुल होते हैं. तो ये सारे जो इसके हमारे बेनिफिट्स हैं कि भाई ये गट की जो हेल्थ है उसके लिए हेल्पफुल हैं और रेजिस्टेंट होते हैं हमारे काफ़ी सारी डिजीज़ के लिए और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं होस्ट को. तो ये हमारे प्रीबायोटिक हैं. बस ये ध्यान रखिएगा ये जो है ना ये जो है फीड के इंग्रेडिएंट होते हैं वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक हमारे फीड के इंग्रेडिएंट्स हैं. These are generally small fragments of carbohydrate and are available in the market as oligosaccharides of fructose, mannose, fructose, etc. तो प्रीबायोटिक्स हमारे जो है इंक्लूड करते हैं कंपाउंड ऑफ क्लास ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक जैसे कि लैक्टिक एसिड हमारा मोस्ट एसिड लाइक हो गया, एंजाइम्स लाइक जाइनेलेज एंड इम्यूनोसैकेराइड्स लाइक इन्यूलिन, ग्लाइकोसैकेराइड्स, नैनो ओलिगोसैकेराइड्स एक्सेट्रा. सो ये हमारा यहाँ पर डिफरेंस खत्म हो जाता है. नाउ वी हैव टू आंसर द सेकंड क्वेश्चन कि भाई ये इन्फेंसी स्टेज में क्यों है अभी भी इतना ज़्यादा इसकी यूजेस होने के बावजूद. So let's see. Despite the many benefits of probiotic, prebiotic, their uses are still infancy stage primarily because the lack of information regarding the safety to the host during administration. हमें ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि भाई इसका एक्यूरेट यूज़ कैसे करना है. फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस भी नहीं पता है, मतलब इसको बेसिकली कैसे हैंडल करना है, क्या इसके प्रोज कॉन्स होंगे उसकी नॉलेज ही नहीं है. रिटेंशन पीरियड इसका ज़्यादा होता है इसलिए भी इसको कम यूज़ किया जाता है. एंड एफिकेसी आफ्टर द लॉन्ग स्टोरेज और रिपीटेड सब कल्चर यूज़. और इसकी एफिकेसी भी क्या है इतनी मतलब ज़्यादा नहीं है. आफ्टर द लॉन्ग स्टोरेज और रिपीटेड सब कल्चर यूज़ के बाद इसकी एफिकेसी जो है वो ख़त्म हो जाती है. Nonetheless, the probiotic and prebiotic use in aquaculture is the next big thing in the fish nutrition. So here we ends with this question. Now let's see the next one. You will have to answer write a short note on the nutritional requirement of the carbohydrate in the fish. आपको ये बताना है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारी फिशेस के अंदर कार्बोहाइड्रेट की. सो कार्बोहाइड्रेट इज अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फिश डाइट ऑल्दो दे आर नॉट कंसिडर्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट लाइक प्रोटीन एंड लिपिड्स. तो ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं एनर्जी के लिए बट ये इतना एसेंशियल नहीं है जैसे कि हमारे प्रोटीन एंड लिपिड्स होते हैं फॉर फिशेस. द एबिलिटी ऑफ फिशेस टू यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज, फीडिंग हैबिट एंड डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिविटी.
जो हमारी फिशेस होती हैं उनमें ये जो एबिलिटी होती है वेरी करती है। जैसे अगर हमें हर्बीवोर्स के एग्जांपल लें या फिर ओमनीवोर्स फिशेस का एग्जांपल लें तो इन दोनों की एबिलिटी भी जो है वो डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि टालिपिया एंड कार्प कैन ईजिली डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट ड्यू टू हायर एमाइलेज एक्टिविटी इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। इन कंट्रास्ट विद द कार्निवोर फिश, अगर हम कार्निवोर फिश की बात करें जैसे कि हमारी कैट फिश हो गई या फिर ट्राउट हो गई, दे हैव लिमिटेड एबिलिटी टू डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट। सो इनकी जो एबिलिटी है वो लिमिटेड है एज कम्पेयर टू द हर्बीवोर्स एंड थर्स रिक्वायर डाइट लोअर इन द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। सो आप हर किसी को कहते हैं ना वन शू डजंट फिट फॉर ऑल, नहीं कर सकते हो, स्पेसिफिक डाइट प्लान यू विल हैव टू मेक। Carbohydrates are generally induced in the fish feed to reduce the feed cost and improve the feed texture and pellet stability. तो ये हमारा काफ़ी यूज़ किया जाता है। सोर्सेज लाइक स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, सेलुलोज आर कॉमनली यूज, और ये सारे सोर्सेज कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। द ऑप्टिमल कार्बोहाइड्रेट लेवल इन द फिश फीड टिपिकली रेंजेस फ्रॉम द 20 to 30% फॉर omnivorous fish, but 10 to 20% फॉर द carnivore fish because they have less tendency to digest it. सो हम उन्हें लेस अमाउंट में देते हैं। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट अगर हम ज़्यादा दे दें तो क्या होगा, पुअर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, रिड्यूस्ड फीड एफिशिएंसी, फैट डिपोजिशन इन द लिवर स्पेशली इन द कार्निवोर फिश। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसकी अमाउंट का ध्यान रखना पड़ता है। देयरफॉर इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस द कार्बोहाइड्रेट लेवल्स इन द फिश डाइट बेस्ड ऑन स्पीशीज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड फीडिंग बिहेवियर। Now let's see the 23rd question. You will have to answer about the advantages and disadvantages of different feeding strategies. हमें डिफरेंट फीडिंग स्ट्रेटजीज पहले देखनी कि भाई फीडिंग स्ट्रेटजीज होती कितनी तरह की, फिर हम उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में। ये आपको इस तरह से भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी, PYQ है ये दिसंबर 2024 का, कि हाउ विल यू सिलेक्ट द मेजर इंग्रेडिएंट इन द फिश फीड फॉर्मुलेशन। तो पहला तो आप जो ऊपर आपने पढ़ा है वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड थोड़ा आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर में, और अभी इसका फीडिंग मैकेनिज्म के थ्रू भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। सो लेट्स सी, in the aquaculture different feeding strategies offer various advantages depending on the scale of operation, species cultured and available resources. So हमारी बहुत सारी फीडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहली स्ट्रेटजी है हमारी मैनुअल फीडिंग। हम क्या करते हैं, ये काफ़ी सिंपल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और ये अलाउ करती है फार्मर को टू क्लोजली ऑब्जर्व द फिश बिहेवियर। मैनुअल फीडिंग स्ट्रेटजी, इसमें हम हेल्थ एपेटाइट को भी जो है क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, ईजी टू मेक डे टू डे एडजस्टमेंट, ठीक है। उनके बेसिस में हम डे टू डे इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक फीडिंग सिस्टम में क्या होगा, प्रोवाइड कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म फीड डिस्ट्रीब्यूशन, रिड्यूस लेबर रिक्वायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आर आइडियल फॉर लार्ज स्केल एंड इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम्स वेयर द रेगुलर फीडिंग शेड्यूल्स आर एसेंशियल। अब आप डेली बेसिस में इतने लार्ज एरिया पे तो नहीं देख सकते हो, सो उसके लिए ऑटोमेटिक फीडिंग स्ट्रेटजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज डिमांड फीडिंग, इट अलाउज फिशेस टू फीड देमसेल्व्स व्हेन हंग्री। इसमें क्या होगा, फिशेस अगर हंग्री हैं तो वो खुद अपने आप को फीड करेंगे, प्रमोटिंग नेचुरल बिहेवियर एंड रिड्यूसिंग द फीड वेस्ट। ये जो है फीड वेस्ट को रिड्यूस करता है और उनके नेचुरल बिहेवियर के बेसिस पे वो अपने आप को फीड करते हैं, विच कैन लीड टू द बेटर फीड एफिशिएंसी इन द स्पीशीज दैट अडेप्ट वेल टू दिस मैथड। सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी हो जाती है एज़ कम्पेयर। अगर आप इसको सस्टेनेबल एक्वाकल्चर में डालोगे तो ये वाला पॉइंट आप ज़रूर लिख कर आइएगा अगर आपका क्वेश्चन है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर का। रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग में क्या होगा, कैन हेल्प इम्प्रूव फीड कन्वर्जन्स रेशियो FCR, कंट्रोल फीड कॉस्ट एंड रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन बाय लिमिटिंग एक्सेस फीड इनपुट। तो ये हमारा रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग में आ जाएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं टू इम्प्रूव द फीड कन्वर्जन रेशियोज एंड कंट्रोल फीड कॉस्ट एंड रिड्यूस द वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। सो इसके हमारे हालांकि कुछ लिमिटेशंस भी हैं हर स्ट्रेटजी के, तो देख लेते हैं। पहले तो हमने मेरिट्स पढ़ लिए भाई क्या क्या फ़ायदे हैं, अब इनके जो है वन बाय वन डीमेरिट्स देख लेते हैं फटाफट से। तो मैनुअल वाली हमारी लेबर इंटेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग एंड कैन रिजल्ट इन द अनइवन फीड डिस्ट्रीब्यूशन और मे बी समटाइम ओवर फीडिंग। ऑटोमेटिक फीडर में क्या होगा, है तो एफिशिएंट, लेकिन इसमें क्या होता है, हायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, रेगुलर मेंटेनेंस करवाना पड़ता है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है वो कम होती है क्योंकि ये क्या है, ऑटोमेटिक है। इन द एडजस्टमेंट टू द सडन चेंजेस इन द फिश बिहेवियर और एनवायरमेंटल कंडीशंस। सो डिमांड फीडिंग इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑल स्पीशीज़। भाई सबके लिए सुटेबल नहीं है ना, ज़रूरी नहीं है हर स्पीशीज़ खुद अपने बेसिस पे जो है अपना फीड ले ले। तो डोमिनेंट इंडिविजुअल क्या करेंगे, माइट मोनोपोलाइज ओवर द अदर, ठीक है।
सो इसलिए क्या होगा, अनइवन ग्रोथ हो सकती है। एडिशनली द मॉनिटरिंग फीड इनटेक बिकम मोर चैलेंजिंग, ठीक है। सो इसमें मोर चैलेंजिंग हो सकता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसने अपना फीड लिया है किसने नहीं। रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग में क्या होगा, तो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव बट may limit the growth if not managed properly and requires precise calculation based on the biomass and environmental factors. Thus, choosing a right feed strategy involves a balancing operational cost, efficiency and biological need of the cultured species. So यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 24। इसमें जो है ना, आपके जो आने वाले अब जो क्वेश्चंस होंगे ये आपको डिसीज से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन आपको जो है इसी पर पूछा जा चुका है जिसमें कि आपको बैक्टीरियल डिसीजेस के बारे में बताना था। सो हम जो है यहाँ पे तीनों क्वेश्चन में डिसीजेस देखेंगे। पहले क्वेश्चन में हम वायरल डिसीजेस देखेंगे, देन बैक्टीरियल, और फिर आप कुछ फंगस डिसीजेस भी कर रहे होंगे कवर। तो इसमें से जो है ना आपकी सारा जो ये डिसीज़ वाला जो भी आपका जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। आपके काफ़ी अच्छे खासे प्रिपरेशन इसमें हो जाएगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यहाँ से एक ज़रूर आएगा, या तो वायरस या बैक्टीरिया या फंगस में से कोई एक। सो लेट्स सी, हमें इसमें क्या बताना है, नेम एनी 5 डिसीजेस फिश की बतानी है कॉज्ड बाय वायरस एंड स्पीशीज अफेक्टेड बाय दैट, कि भाई कौन सी स्पीशीज़ हैं जो उनसे ये अफेक्ट होती है। सो लेट्स सी योर आंसर। पहली डिसीज़ जो है वायरस की जो होती है, मतलब वायरस से जो होती है, वो है चैनल कैटफिश वायरस डिसीज़, CCVD। कौन सी स्पीशीज़ है जो इफेक्ट होती है इससे, वो है यूरोपियन कैटफिश। साइन एंड सिम्टम्स क्या है हमारे डिसीज़ के जो इस डिसीज़ से अफेक्टेड होते हैं, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक स्विमिंग बिहेवियर ऑफ हेड हाई एंड हैंगिंग पोजीशन एट द वाटर सरफेस, ये उसके सिम्टम्स हैं। बेसिकली हेड हाई और हैंगिंग पोजीशन में वो जो है स्विम कर रही होती है। एक्सोथैलेमिया हो सकता है हमारे पेशेंट को। एक्सोथैलेमिया में क्या होगा, एक्सोथैलेमिया में जो है हमारा क्या हो सकता है भाई, एब्डोमेन डिस्टेंशन भी हमारा इसमें देखने को हमें मिल सकता है एक्सोथैलेमिया में। नेक्स्ट हमारा हेमरेजिक हो सकता है। हेमरेजिक मीन्स इंटरनल ब्लीडिंग कैन कॉज इन दिस कंडीशन, ठीक है, जो हमारा क्या कर देगा, पेल गिल्स का अपीयरेंस दे सकता है फिश में। पिन पॉइंट सर्कुलर हेमोरेजिक स्पॉट डेवलप हो सकता है एट द बेस ऑफ फिन्स एंड थ्रू आउट द बॉडी सरफेस। तो ये जो है ना आपको ये ध्यान रखने हैं जो उसके सिम्टम्स हैं, क्योंकि सिम्टम्स भी आपसे पूछे जा चुके हैं। स्पीशीज़ किस में होता है वो, प्लस जो इसके सिम्टम्स हैं वो आपको जो है माइंड में रखने हैं। नाउ लेट्स सी योर सेकेंड डिसीज़ कॉज्ड बाय द वायरसेस, दैट इज़ GCHD, ग्रास कार्प हेमरेजिक डिसीज़। सो ये जो है अफेक्ट करती है हमारी साइप्रिनिड्स स्पीशीज़ को। सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, बॉडी डार्क हो जाती है, एक्सोथैलेमिया इसमें भी होगा, हेमरेजिक एट द बेस ऑफ फिन्स इसमें भी आपको देखने मिलेगा, एंड अपोर्कुलम में भी होता है। इंटरनल हेमरेजिक ऑफ मसल्स, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, स्प्लीन यू कैन ऑब्जर्व इन दिस कंडीशन। नेक्स्ट इज SVC, स्प्रिंग वायरेमिया ऑफ कार्प। इसमें क्या होगा, स्पीशीज़ जो अफेक्ट होती है वो है कॉमन कार्प, कियो कार्प, प्रूशियन कार्प, चाइनीज़ कार्प, गोल्डन फिश, गोल्ड फिश, बेसिकली रोच, टेंच एंड यूरोपियन कैटफिश। तो ये टिंग का भी नाम होता है हमारा टेंच का। सो इनमें ये देखने को मिलेगी। सिम्टम्स इसके क्या हैं हमारे, रेस्टनेस, रेस्टिंग एंड लर्निंग, loss of equilibrium, dark coloration of the body, enlarged abdomen and protrude eyes, hemorrhagic pinpoint, round spot on the skin, eyes under the operculum and gills are pale in the color and presence of ascites. So आप ये सारी जो डिसीज़ है ना इनकी अगर एक बार चाहें तो अपनी फ़ोटोग्राफ खुद से देख सकते हो इनकी, या फिर आप नेट पे इनमें सर्च करके ईजिली माइंड में बिठा सकते हो कि एक्चुअल में होता क्या है इन डिसीज़ के अंदर, क्योंकि एक आपकी डेफिनेटली आने वाली है। कोई हर्पिस वायरस डिसीज़ KHVD में क्या होगा, अभी देखते हैं, पहले स्पीशीज़ देख लेते हैं। ये आपकी यूरोपेशियन कार्प में देखी जाती है, बेसिकली स्पेशली कियो कार्प में एंड कॉमन कार्प में, इसलिए इसका कियो हर्पिस वायरस डिसीज़ भी नाम पड़ा है। सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, फ्रीक्वेंट सरफेसिंग, लिस्टलेसनेस, अनकोऑर्डिनेटिंग स्विमिंग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट आपको देखने को मिलेगा। सनकन आइज हो सकती है, नोज, पेल पैचेस ऑन द स्किन, severe gill lesions in the form of molting, appearance of white and red patches on the gills and necrosis of the gills you observe in this condition. Next is herpes viral hepatopoietic necrosis, NVHN। स्पीशीज कौन सी अफेक्टेड है, गोल्ड फिश। सिम्टम्स क्या क्या है, लेट्स सी। इन्फेक्टेड fish are anorexic with the general sign of lethargy and settle at the bottom of the tank or pond.
Gill are pale in color, presence of ascites and sign of anemia from the necrosis hepatopoietic tissue are there. सो यहाँ पर हमारी ये वायरसेस वाली डिसीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती हैं. नाउ लेट्स सी योर बैक्टीरियल डिसीजेज. एंड बैक्टीरियल डिसीजेज का क्वेश्चन आपसे जो है ऑलरेडी पूछा जा चुका है. इन्होंने जो है 5 डिसीजेज बताने को बोला है जो कि बैक्टीरिया से होती हैं, और उनकी स्पीशीज़ भी बताओ कि कौन सी डिसीज़ किस स्पीशीज़ को बेसिकली अफेक्ट करती है. सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी है कॉलमनेरिस जो कि बैक्टीरियल डिसीज़ है. अकर्स इन फिश. जो स्पीशीज इससे अफेक्ट होती है जैसे कि गोल्ड फिश, कॉमन कार्प, रोहू, तलापिया, आयु एंड मुलेट वाली जो स्पीशीज़ हैं, चैनल कैटफिश, इनमें ये देखने को मिलती है. आप इनमें से 2-2, 3-3 नेम ज़रूर ध्यान रखे जाइएगा और ऐसे ही इसी फॉर्मेट में आपको लिख कर आना है. सिम्टम्स इसके क्या है? इनिशियल इन्फेक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ वाइट स्पॉट ऑन द पार्ट ऑफ हेड, फिन, बॉडी गिल्स विद अ टिपिकल रेडिश स्टिंग surrounds a white spot, and lesions on the skin are more necrotic and develop a hemorrhagic ulcer. Characterized by epidermal spongiosis and ulceration and necrosis. So the next disease caused by the bacteria is vibrosis. Vibrosis की जो कंडीशन है वो हमारी देखने को मिलती है कॉमन कार्प के अंदर, टिलापिया के अंदर एंड बुलेट्स के अंदर. चैनल कैटफिश भी जो है ये डिजीज शो करती है. सिम्टम्स इसके क्या क्या हैं? अपीयरेंस ऑफ डार्क स्पॉट ऑन द डोर्सम ऑफ द फिश विद द लॉस ऑफ एपेटाइट, डिस्प्ले ऑफ एनोरेक्सिया, necrotic fins, opacity of eyes, and exophthalmia along with the other hemorrhagic spots are seen on their body. इसमें जो है ओडीमा भी देखा जाता है इन द एब्डोमेन एंड पेरीऑर्बिटल रीजन की तरफ जो है ओडीमा की कंडीशंस अराइज हो सकती हैं. गिल्स अपीयर पेल एंड द प्रेजेंस ऑफ लार्ज ग्रेनुलेटिंग लेशंस इन द मसल्स. नेक्स्ट डिसीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया इज रेड स्पॉट डिसीज. स्यूडोमोनाड भी आप इसको बोलते हैं. स्पीशीज़ जो है इसकी वो हमारी हैं टिलापिया, गोल्ड फिश, कॉमन कार्प एंड मिल्क फिश. तो ये गोल्ड फिश और कॉमन कार्प और तिलापिया जो है मोस्टली हर डिजीज़ में आ रहे हैं. तो आप इस तरह से अपनी कुछ ट्रिक्स वगैरह बना सकते हैं ताकि आप इन्हें ईजिली माइंड में रख सकें. साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? हेमोरेजेस भी जो है हर किसी में देखने को मिल ही रहा है. माउथ एंड ओपरकुलम और माउथ वेंट्रल रीजन ऑफ द फिश में जो है आपको हेमोरेजेस देखने को मिलेगा. इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एक्सोथैलेमिया, accumulation of reddish fluid in the peritoneal cavity, and greenish to yellowish liver coloration can be seen. Now the next disease caused by the bacteria is bacterial kidney disease or B disease or white ball disease. Species कौन सी है इससे अफेक्ट होने वाली? वो है Salmonids. Sign and symptoms are darkening of the skin and exothermia with a lethargic movement, abdominal swelling होगी फिश के अंदर with distended intestine, ulceration in the skin filled with creamish to the amber color fluid, and accumulation of turbid yellow fluid in the abdominal cavity and paracardium. So kidney जो है enlarge हो सकती है, swollen with the formation of cyst in the posterior end of the kidney. Important है. So यहाँ हमारी 4th डिसीज़ भी ख़त्म हो जाती है. नाउ लेट्स सी द 5th वन. इसमें आप जो है इस डिसीज़ का नाम है मोटाइल एरोमोनेड सेप्टिसीमिया. इसको आप ड्रॉपसी या फिर फिन और टेल रोड भी बोलते हैं. ये भी आपका कॉमन कार्प में देखने को मिलता है. गोल्ड फिश, टिलापिया, मुलेट्स, कैटफिश, क्लाइंबिंग पर्च, मिल्क फिश, स्नेक हेड में जो है देखने को मिलेगी. साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं इसके? मॉर्फोलॉजिकल साइन में वेरी फ्रॉम द एक्सटेंसिव रेडनिंग टू द डार्कनिंग ऑफ द बॉडी कलर एंड एनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमिनल एरिया, loss of scales, opacity of eyes, soreness of mouth, and other external signs. Extensive ulceration of dorsal regions with the necrosis of tail and fins are seen in this condition as their symptoms. So यहाँ आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है. Now you have to answer the diseases caused by फंजाई से होने वाली डिसीजेज बतानी है, उनकी स्पीशीज, जैसा कि आप अभी 2 क्वेश्चंस में कर आए हैं. और ये डिसीज़ वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करके जरूर जाइएगा. सो लेट्स सी द फर्स्ट डिसीज़ कॉज्ड बाय द फंगस इज. सो जो फर्स्ट डिसीज़ है जो आपकी फंगस से होती है उसका नाम है इस्कियोस्पोरोडियोसिस. ठीक है. इसकी जो स्पीशीज़ जो इससे अफेक्ट होती है वो है ट्राउट, कॉर्ड्स, हियरिंग, ग्रुपर्स और फ्लॉन्डर्स जो है इससे हमारे अफेक्ट होते हैं. साइन एंड सिम्टम्स क्या है इस डिसीज़ के? External signs of the disease may or may not be present depending on the fish species. Most commonly of the disease infected fish show erratic swimming behavior with swollen abdomen and epidermal desquamation and formation of necrotized area from the fungal growth that appear white in color.
Internally, formation of white nodules can be observed in the spleen, kidney, and liver. In some cases, the nodules can be also observed in the muscles of the infected fish. Next disease caused by the fungi is ब्रेंकियोमाइकोसिस। ब्रेंकियोमाइकोसिस को आप गिल रोड के नाम से भी जानते हैं। कॉमन कार, टिलापिया, गोल्ड फिश, कैटफिश, कियोकार, पर्च, ईल्स में जो है आपको देखने को मिलेगी। साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं इसके? Gills appear pale in color and presence of necrotic patches which appears brown in the color from hemorrhagic to the thrombosis. The necrotic patch may later become grayish from ischemia from fusion of lamellar epithelium cells, the gill lamella forming a false membrane. Proliferation of the fungal hyphae and necrotic patches in the gill lamella are the symptoms of this condition caused by the fungi. So this is all in this video. If you like the video, then please press the like icon and subscribe to my channel to get more such interactive video. You will get the blog 4 बहुत जल्दी आपको मैं जो है प्रोवाइड करवा दूँगी. So please subscribe to my channel to get more such interactive videos. Thanks for watching.